अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पाकिस्तान में आने वाले नाकाबिले बयान और नाकाबिले बर्दाश्त बिजली के बिलों ने एक बड़ा बहरान खड़ा कर दिया है और इस बहरान का अंजाम भी इंतहाई संगीन होने के खदशे का इजहार किया जा रहा है। बिलखुसूस वो निगरान हुकूमत जो ना ही इस बहरान की जिम्मेदार है और ना ही इसका कोई मैंडेट है। इसके लिए इस बहरान ने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी है। इन बिजली बिलों के 27 शहरी पहले ही गुज़िश्ता कई रोज से सरापा एहतजाज है। वहाँ अब सियासी जमातों और ताजर बरादरी ने भी सड़कों का सहारा लेना शुरू कर दिया है। आज जमात इस्लामी और आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की काल पर मुल्क भर में बिजली के जायद बिलों, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल की गई। इसके दौरान मुल्क के कमोबेश तमाम शहरों की मार्केटों में दुकानें और कारोबार बढ़ गए हैं, जबकि एहतजाजी मुजाहरे भी किए जा रहे हैं। हमारी 20,000 रुपये हमारी इनकम है और 30-30, 40-40 हज़ार रुपये हमारे बिल आए हुए हैं। इतने पैसे कमाऊँ, ऐसा कितों बिल भरूं, छोटे छोटे बाल। ऐसे में अवाम को निगरान हुकूमत से किसी रिलीफ की उम्मीद तो जरूर है, लेकिन निगरान हुकूमत के भी IMF मुआहदे की वजह से हाथ बंधे दिखाई देते हैं। ताम सितम यह है कि अगर निगरान हुकूमत और बिलखुसूस निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ इस मामले में अवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो कम अज़ कम अवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने से भी परहेज करें तो बेहतर होगा। गुज़िश्ता रोज़ उनकी जानिब से बिजली बिलों का ज़्यादा संगीन मसला करार ना दिए जाने के बयान ने एक कोहराम बर्पा कर रखा है। इनके बकौल ये मामला इतना संगीन नहीं जितनी इस पर सियासत हो रही। एक तरफ एक शहर में बिलों को जलाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, उधरी उसी शहर में इतनी की चोरी हो रही है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस वक्त इलेक्शन मोड में है। वे बीमार जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा लेते हैं। जिन लोगों की कंट्रीब्यूशंस हैं तमाम लोगों की, वो तमाम लोगों ने ही इसको इशू बनाकर एक सोशल कॉज के तौर पर लेके चलने की कोशिश करें। हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मैंने इलेक्शन लड़ना होता तो शायद मैं भी यही कर रहा होता। इस बयान के अलावा उनका एक और बयान भी ज़ेरे गर्दश रहा, जिसमें बज़ाहिर उन्होंने इस मामले पर किसी भी किस्म की शटर डाउन स्ट्राइक को गैर ज़रूरी और गैर मंतकी करार दिया था। ताहम अब उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बयान से मुतल्लिक कुछ ये मौक़िफ़ दिया है। दोस्त हैं, ये उनकी मेहरबानी है। उन्होंने पहिया जाम हड़ताल को मुझसे मंसूब करके पूरे पाकिस्तान में फैला दिए लफ्ज़ पहिया या जाम या हड़ताल। इन तीनों में से कोई भी अगर इस्तेमाल हुआ हो तो मैं हर सूरत का जुर्माना उन लोगों को अदा करने के लिए तैयार हूँ जो इस वक्त सरापा एहतजाज है। दूसरी जानिब इन भारी बिजली बिलों के बायस मुल्क में बदअमनी का अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा है। बिलखुसूस इसका इजहार गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की कायमा कमेटी में भी हुआ, जिसे इस मामले की कौमी बहरान जिसे इस कमेटी ने करार दिया। बिजली कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए कमेटी ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जायद बिलिंग के सबब खुदकुशी के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कमेटी ने 400 यूनिट तक बिजली के बिल से टैक्सेस खत्म करने की सिफारिश के साथ साथ नेपरा को बिजली की कीमत में मजीद इजाफा न करने की हिदायत कर दी है। इस तमाम सूरत हाल पर हमें ज्वाइन किया है जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक साहब ने, जो कि आज लीड कर रहे थे सारे एहतजाजी मुजाहिरों को भी। लेकिन ओवरऑल सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ओवरऑल जो हमने एहतजाज देखा पूरे मुल्क के अंदर, क्या वजह है आज जो हड़ताल थी वो उसमें वो रिस्पॉन्स नहीं आया जिसकी तवक्को की जा रही थी? बिलखुसूस अगर हम बात करें पिंडी इस्लामाबाद की तो यहाँ जुज़वी हड़ताल थी। लाहौर और कराची के अंदर भी मुकम्मल हड़ताल नहीं थी बल्कि जुज़वी हड़ताल थी। क्या वजह है? ताजरों की तकसीम की वजह से ये हड़ताल उस तरह से कामयाब नहीं हो सकी, या वक्त का इंतखाब सही नहीं किया गया, या दिन का इंतखाब सही नहीं था चूंकि आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच भी था? क्या वजह है? वो रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ सका जिसकी तवक्को की जा रही थी? समर अब्बास साहब, एक तो आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं पाकिस्तान के अवाम का खुसूसी तौर पर 80 लाख दुकानों के मालिकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, ताजर बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज तारीख़ का एक मिसाली हड़ताल करके साबित कर दिया कि हम एक ज़िंदा कौम है, हम एक मुत्तहिद कौम है। और ये पुरअमन हड़ताल हुई। जो लोग डराते थे कि बदअमनी होगी, तशद्दुद का ख़तरा है, दहशतगर्दी का ख़तरा है, लोगों को डराते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज हर लिहाज से एक कामयाब हड़ताल हुई है जिस पर बजा तौर पर पाकिस्तान के अवाम और ताजर बिरादरी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। और इस मिसाली इत्तेहाद ही के नतीजे में
हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो बिजली की कीमतों में इस इजाफे को वापस ले। आज मैं ख़ुद लाहौर में घूमा फिरा हूँ सारा दिन, मुल्तान को, फैसलाबाद को, कराची को, सक्कर को, पेशावर को, पूरा मलाकन डिवीज़न को, क्वेटा को, हर शहर से, छोटे बड़े शहर से मेरा राबिता रहा। मुसलसल उनके वीडियो क्लिप में देखता रहा, वहाँ के सहाफ़ियों से राबिता रहा, वहाँ के ताजर बिरादरी के साथ राबिता रहा। हर जगह ज़बरदस्त मुनज़्ज़म हड़ताल हुई है और लोगों ने सियासत से बालातर होकर हमें रिस्पांस दिया है। इस पर मैं 1000 बार अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं। मुनज़्ज़म तो थी, लेकिन ज़ाहिर पूरे मुल्क के अंदर मुकम्मल हड़ताल नहीं हो सकी, जुज़वी हड़ताल थी। अब सर ये बता दें, दूसरा बेहतर ना होता कि हुकूमत ने जो 48 घंटे की मोहलत मांगी थी रिलीफ पैकेज देने के लिए, उसके बाद आप हड़ताल कर लेते, उसका इंतजार कर लेते कि गवर्नमेंट क्या पैकेज देती है? ये हमारा कोई आखिरी प्रोग्राम तो नहीं है। आज 12 बजे तक हमने हुकूमत को ऑलरेडी टाइम दिया है कि अगर हुकूमत आवाम को रिलीफ देती है, मुश्किलात को कम कर देती है, हम शुक्रिया अदा करेंगे, हम शाबाश देंगे और हम अप्रिशिएट करने में कोई बुखल से काम नहीं लेंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने रिलीफ नहीं दी, अपने फैसलों पर नज़रसानी नहीं की, आवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, तो कल 12 बजे हम फिर एक लाहे अमल का ऐलान करने वाले हैं। अमल का ऐलान आप करेंगे कल 12 बजे। ऑप्शंस क्या हैं आपके पास, क्या क्या आप कर सकते हैं? हड़ताल तो आज आपने कर ली, वो ऑप्शन तो आपने एक्सरसाइज कर लिया, मजीद इसके अलावा कौन से ऑप्शंस हैं? समर अब्बास साहब, ये तो हम कल ऐलान करेंगे, अभी तो बहुत सारा वक्त है हुकूमत के साथ कि अपनी इस फैसले पर नज़रसानी करे, आवाम की आवाज़ सुने। अब देखें, जिस तरह आज किसी भी दबाव और तशद्दुद के बगैर कौम ने रिस्पांस दिया है हमारे अपील पर, तो ये इसलिए कि कौम तकलीफ में है, कौम मुसीबत में है, कौम इसको बर्दाश्त करने का अब सलाहियत नहीं रखती, सांस लेना मुश्किल हो गया है। अब 1 महीने में अपने 2 बार पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया, और इजाफा भी कि कोई 5 पैसे 50 पैसे नहीं, इतना बड़ा इजाफा जिसका माजी में हमने कोई मिसाल नहीं देखा है। फिर बिजली की कीमतों में, अब देखिए बांग्लादेश में हमारा पड़ोसी मुल्क है, 18 रुपये फी यूनिट है। अब इंडिया को देखे 16 रुपये फी यूनिट है। श्रीलंका में, भूटान में, नेपाल में, अफगानिस्तान में हर जगह बिजली हमसे सस्ती है। आखिर यहाँ क्या मुसीबत आई है कि आपने हर शहरी को अपने गले से पकड़ा है? अभी मुझे एक आदमी ने अपना बिल दिखाया, समर अब्बास, वही घर में रहते हैं, उसका किराया है 20,000 रुपया घर का किराया, और बिजली का बिल आया है खुदा के हुक्म से 40,000 रुपया। अब देखे वो क्या करेगा। खैर, एक बिल के लिए पड़ोसी से कर्ज लेगा, कोई भेड़ बकरी और भैंस फरोख्त करेगा, कोई बीवी के जेवरात वो फरोख्त करेगा। लेकिन ये तो एक तसलसल है, तो कैसे हमारे अवाम गरीब लोग ये बर्दाश्त कर सकते हैं? इसलिए आपके प्रोग्राम के ज़रिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इन फैसलों पर नज़रसानी करें। ये अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, ये सियासत की बात नहीं है, बिल्कुल एक जेन्युइन इंसानी मसला है कि इतना बिल हमारे लोग नहीं दे सकते। सर, आपने कहा कोई सियासी मसला नहीं, कोई सियासी एजेंडा नहीं, लेकिन इस सारे मामले का, अब इसमें आप निकले तो आप अवाम के लिए निकले हैं, लेकिन मसला यह है कि सियासी जमातें, कोई भी बड़ी सियासी जमात आपके साथ नहीं निकली। नून लीग की बात करें, वो नज़र नहीं आई, पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आई, तहरीक इंसाफ आज एहतजाजी मैदान के अंदर नज़र नहीं आई। मसला तो ये अवामी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ उन्हें आना चाहिए था, वो नहीं आई। इसकी क्या वजह है? कोई मसलहत आड़े आ गई या सियासी माइलेज की वजह से वो खुल के सामने नहीं आई आपके साथ? समर अब्बास, जिन पार्टियों का आपने नाम लिया, ये तो सब के सब वही है जो इस जुर्म में शरीक है। ये मुआहिदे इन्होंने किए हैं, ये कौम के हाथों में हथकड़ियाँ इन्होंने डाली है, ये कर्ज़े उन्होंने लिए हैं। आम आदमी ने तो ये जुर्म नहीं किया है, ये कर्ज़ा आम आदमी ने तो नहीं लिया। अब कर्ज़े भी ये लोग लेते हैं, खुद हड़प भी करते हैं, करप्शन भी करते हैं, अपने प्रॉपर्टीज़ में, शुगर मिल में, कारखानों में, यहाँ से उठाकर बाहर के ऑफशोर कंपनियों में पैसे भी छुपाते हैं, और फिर इक़्तिदार में आते हैं और फिर अब खामोश बैठे हैं। इसलिए उनको बोलना चाहिए, लेकिन इसलिए वो नहीं बोल सकते हैं कि ये तो क्या ही इन्हीं लोगों ने, ये कोई IMF ने वहाँ से फौज बेचकर हमारे ऊपर ये मुआहदे मुसल्लत नहीं किए। यही लोग हैं
जिनके अंदर अहलियत नहीं है कि अपनी कौम को खड़ा कर ले, अपने वसाइल का इस्तेमाल कर ले, अपने पाँव पे अपनी सलाहियत की बुनियाद पर आगे बढ़े, एक आसान तरीका है कि जाकर कर्जा ले ले और 5 साल उस पर गुजारे। तो 22 और 23 बार हमने IMF से इस तरह कर्जे लिए और हमारी मईशत बिल्कुल बैठ गई। आज पाकिस्तान का रुपया कहाँ है? चले सर, आप हल की बात कर रहे हैं, ये बता दें सर, वैसे तो आप सियासी नारा लगाते हैं कि हल सिर्फ जमात इस्लामी, लेकिन इस पर्टिकुलर मसले का, बिजली के बहरान का, मुआशी मसाइल का, आपके पास कोई हल भी है या सिर्फ एहतजाज ही आपके पास है? कोई ऑप्शन भी है आपके पास? हल है कोई सोल्यूशन के? इन मसाइल का सोल्यूशन क्या है? मेरे साथ हल है समर अब्बास, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मेरे साथ हल है। मैं कोई अफसानवी बात नहीं करता हूँ, मैं दलाइल की बुनियाद पर बात करता हूँ। देखिए, कौमी असम्बली के स्टैंडिंग कमेटी के इजलास में खुद इनके ज़िम्मेदार ने, इनकी वजारत की तरफ से वजाहत आई है कि पाकिस्तान में 520 रुपया की चोरी होती है। अब चोरी आप करते हैं, बोझ हम पर डालते हैं। अच्छा, 500 अरब से ज़्यादा आपके लाइन लॉसेस है, तो ट्रांसफार्मर आपका ख़राब है, खंबा आपका गिरा हुआ है, तारे आपके बुसीदा है और बोझ हम पर डालते हैं। इस तरह कोई दुकानदार दुनिया में आपने देखा होगा? आप देखें कि खुद 1,90,000, और ये भी सरकार का अपना बयान है, मेरा नहीं है, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, 1,90,000 मुफ्तखोरे हैं। और ये मुफ्तखोरे कौन है? ये 22 ग्रेड के, 20 ग्रेड के, 19 ग्रेड के, 18 ग्रेड के ऑफिसर्स है, और वो भी 220 अरब से ज़्यादा ये मुफ्तखोरे। तो अगर आप इस चोरी को कंट्रोल कर ले, करप्शन को ख़त्म कर ले, मिसमैनेजमेंट को ख़त्म कर ले, इन मुफ्तखोरों की बिजली बंद कर ले, तो ऑलरेडी आपको अगले 5 मिनट में एक बहुत बड़ा अमाउंट मिल सकता है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मुल्क के अंदर अपना कोयला मौजूद है तो आप महंगा कोयला डॉलरों में खरीद कर क्यों इस्तेमाल करते हैं? अगर आप खुद कहते हैं कि यहाँ पन बिजली से 1 यूनिट बिजली बनाने में पर 6.94 रुपये खर्च होता है, फिर आप 56 रुपये फी यूनिट पर क्यों चले जाते हैं? लेकिन एक आसान तरीका है, इसलिए कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जो बाहर कंपनियां हैं, ये कमीशन देते हैं, जो लोग उनसे मुआहिदों में इन्वॉल्व होते हैं उनको ज़ाती तौर पर बड़े बड़े मराहत देते हैं और फिर कहते हैं कि चलो क़यामत में देखा जाएगा, उस वक़्त देखा जाएगा जब क़यामत का दिन आएगा। अब हमारे ऊपर क़यामत है, और जिन्होंने मुआहिदे किए हैं, कोई लंदन में बैठा है, कोई दुबई में बैठा है, कोई अमेरिका में बैठा है। इसलिए मैं कौम से कहना चाहता हूँ कि हल इन लोगों के हाथों में कम अज़ कम नहीं है। अब कौम देख ले कि किसने उनके साथ जो वो जुल्म किया है। सबसे पहले तो इनकी जायदादों को फरोख्त करके कर्जे अदा करना चाहिए, इसलिए कि इन्होंने कर्जे लिए, हमने तो कर्जे नहीं लिए, अपनी जायदादें बनाई हैं। ये कैसे मुमकिन है कि आपके घोड़े और आपकी कुत्ते और बिल्लियां मजे करें? बहरहाल ये ख्वाहिश तो आपकी अच्छी है सर, लेकिन जाहिर है इसे अमली जामा पहनाना एक बड़ा मुश्किल टास्क हो सकता है, लेकिन देखते ऐसा हो पाता है या नहीं। सर फाइनली ये बता दें कि चूँकि सियासी मामला भी है, इलेक्शन के हवाले से सारी जमातों में अब एक तशवीश जो है वो बढ़ती जा रही है कि इंतखाबात पता नहीं होने हैं, नहीं होने, कब होने हैं। इलेक्शन कमीशन ने जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी के पहले हफ्ते की एक मुजव्वज़ा तारीख दे दी है कि इसमें हम इंतखाबात करवा सकते हैं। 90 दिन की आईनी मुद्दत तो गुजर गई। अब आप क्या समझते हैं कि ये जो मुजव्वज़ा तारीख है इलेक्शन कमीशन की, जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी का पहला हफ्ता, ये मुनासिब तारीख है? देखिए, आईन का आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो इलेक्शन का इनेकाद कर ले। अगर ये नहीं करते हैं, आईन के खिलाफ वर्जी है। इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और मुसलसल हमारा डिमांड है कि निगरान हुकूमत का एक दौरानिया हमने देखा है। KPK में कायम है निगरान हुकूमत कितने अरसे से, पंजाब में कायम है निगरान हुकूमत कितने अरसे से, ये सब के सब आइन के खिलाफ वर्जी है। इसलिए जल्द अज जल्द इलेक्शन का इनेकाद करना आइन का तकाजा है। अगर ये हुकूमत नहीं कर रही है या ये निज़ाम नहीं कर रहा है तो उस आइन के खिलाफ वर्जी कर रहा है जिस पर अमल करने का हल्फ इन्होंने उठाया है।
बहुत शुक्रिया सरजुल साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। यकीनी तौर पर 90 रोज़ में इंतखाबात तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन अभी भी अगर फरवरी में भी इंतखाबात हो जाते हैं तो ये बहुत बड़ी गनीमत होगी। लेकिन क्या फरवरी में इंतखाबात हो पाएंगे, जो कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनवरी का लास्ट वीक या फरवरी का पहला हफ्ता। और दूसरा, ऐवान सदर में एक मुलाकात की बड़े चर्चे हैं आजकल इस्लामाबाद के अंदर। एक बड़ी हाई प्रोफाइल मीटिंग हुई, चौथा फ्लोर खाली करवा लिया गया। कौन सी हाई प्रोफाइल शख्सियात ने मीटिंग की और सदर साहब से क्या कहा गया, इन सारे मामलों पर बात करेंगे। मुझसे ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। 90 रोज में ना सही, लेकिन मुल्क में जल्द इलेक्शन होने का इम्कान फिर रोशन हो गया है। गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन की जानिब से हल्का बंदियों की मुकर्ररा मुद्दत में कमी के ऐलान ने इस इम्कान को और भी तक़वियत दे डाली है। पहले इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल करने के लिए 14 दिसंबर की तारीख दी थी, जिसको अब 30 नवंबर तक महदूद कर दिया गया है। इस फैसले के बाद अब मुल्क में इलेक्शन के लिए जनवरी 2024 को मुनासिब महीना करार दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन की राय में इंतखाबात के लिए 28 जनवरी मौजूद तारीख है, लेकिन किसी भी अमली पेचीदगी की सूरत में यह तारीख 4 फरवरी तक जा सकती है। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन इस मुतालिक भी फिक्रमंद है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से हालिया फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तय की जाने वाली तारीखों से मुतालिक कोई रुकावट हायल ना हो जाए। अदालत उज़्मा की मुदाखलत और आईनी तकाज़ों को पूरा करने के लिए इलेक्शन कमीशन को नई हल्का बंदियां छोड़कर 90 रोज में इलेक्शन कराने की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की तामील करनी पड़ जाएगी। यह इम्कान इसलिए भी कवी है कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक अपने हालिया फैसले पर इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। कानूनी माहिरीन के बकौल सुप्रीम कोर्ट के वाज़े करदा असूल के असरात आइंदा आम इंतखाबात के इनेकाद पर मुरतब होंगे, जो कि आइन के तहत 8 नवंबर को होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन को सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, सदर मुमलिकत की जानिब से भी इलेक्शन की तारीख दिए जाने के चैलेंज का सामना हो सकता है। इस मुतालिक गुज़िश्ता रोज से यह खबर ज़ेर गर्दिश है कि ऐवान सदर में एक खुफिया मुलाकात हुई, जिसमें बज़ाहिर सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख दिए जाने से इज्तनाब का मशवरा दिया गया है। एक तरफ मुल्क में इलेक्शन का माहौल बन रहा है, लेकिन यह सवाल भी जुबान ज़द-ए-आम है कि संगीन मुआशी सूरत हाल में कौन सी जमात इलेक्शन में जाने का रिस्क ले सकती है। इस वक्त तमाम सियासी जमातों को मकबूलियत का, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कबूलियत का चैलेंज दरपेश है। आए रोज तहरीक इंसाफ के खिलाफ सियासी और कानूनी घेरा तंग होता दिख रहा है। सितम यह है कि इस मुतल्लिक आइन और कानून को भी खुलकर बाले ताक रखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज अदालती हुक्म के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी ने यह बात अया कर दी है कि अब तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक किसी अदालत, आइन या इंसानी हकूक की परवाह नहीं की जाएगी। इसके बाद गुज़िश्ता रोज PTI के एक और रहनुमा सदाकत अब्बासी के गायब होने की खबर आई, जबकि एक और रहनुमा ओनबाज बप्पी की वीडियो सामने आई, जिसमें उन्होंने पार्टी और सियासत को खैर बात कहने का ऐलान किया। यानी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की मौजूदगी और मुस्तकबिल दोनों ही गैर यकीनी का शिकार है। दूसरी जानिब खुद तहरीक इंसाफ का तर्ज अमल भी इसलिए आए दिन मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रहा हुआ दिखाई दे रहा है कि गुज़िश्ता रोज से तहरीक इंसाफ ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के निज़ाम इंसाफ और अदालतों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, जिनको बज़ाहिर आज तक इसी जमात को सहूलतकारी का इल्ज़ाम दिया जाता रहा है। और अब तहरीक इंसाफ ने अपनी कानूनी जंग लड़ने के लिए जिस वकील की खिदमात हासिल की, उसने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया। PTI की जानिब से जेफरी रॉबर्टसन की खिदमात हासिल करने के फैसले ने सियासी हरीफों को तहरीक इंसाफ के खिलाफ नया महाज खड़ा करने का एक और मौका दे दिया है। कल इमरान खान साहब की आलमी अदालतों में रिप्रेजेंटेशन के लिए एक वकील बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है। ये वो शख्स है जिसने सलमान रुश्दी की वकालत की और इंसानी हकूक का मुकदमा बना के हम आलमी अदालतों में जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आप पाकिस्तान के खिलाफ आलमी अदालत में जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने तो जेफरी रॉबर्टसन की हायर किए जाने के हवाले से तरदीद कर दिया। तहम तारड़ साहब तहरीक इंसाफ पे कमेंट करने से पहले भूल गए कि उन्हीं की वकील की फर्म को मुस्लिम लीग नून ने के रहनुमा नासिर महमूद भट्ट ने भी एक मुकदमे की पैरवी के लिए हायर किया हुआ था, जिसके बाद अब तहरीक इंसाफ ने वजाती बयान में कहा कि गैर मुल्की कानूनी फर्म के हवाले से ज़ेर गर्दश गुमराह को इत्तलात में कोई सदाकत है, न ऐसे किसी इक़दाम को जेल में कैद चेयरमैन PTI की तायद हासिल है। तहरीक इंसाफ को कबूलियत के लाले पड़े हैं तो मुस्लिम लीग नून को मकबूलियत की मौजूदा मुआशी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के लिए इलेक्शन में जाना सियासी खुदकुशी करार दिया जा रहा है। और शायद इसी सूरत हाल को भांपते हुए पार्टी कायद नवाज शरीफ की वापसी से मुतालिक भी
गैर यकीनी के बादल ताहाल छाए हुए हैं। इसी तरह पीपल्स पार्टी से मुतल्लिक भी संगीन सूरत हाल होने की खबरें सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ बड़े पैमाने पर तहकीकात का आगाज कर दिया है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के साबिक वजीर मुकेश चावला समेत 60 अफराद के नाम स्टॉप लिस्ट में भी शामिल कर लिए गए हैं। पाकिस्तानी सियासत में रुनमा होने वाली इन तब्दीलियों पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पिल्लाट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब ने। बिलाल महबूब साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर, ये बताइए, गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन में जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने हल्का बंदियों की मुद्दत में कमी कर दी है, जो कि 14 दिसंबर को खत्म होनी थी, अब 30 नवंबर को खत्म होगी। आज ये खबर भी आई है कि इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी को इलेक्शन की तारीख दी है कि 28 जनवरी को या फरवरी के पहले हफ्ते में इंतखाबात हो सकते हैं। कैसे देख रहे हैं आप इस डेवलपमेंट को? क्या जो इलेक्शन के इल्तवा का जो खदशा था वो टलता हुआ नजर आ रहा है आपको, और इंतखाबात के बरोक्त इनेकाद के हवाले से कुछ उम्मीद रोशन हुई है? बहुत शुक्रिया। ये बड़ी खुशाइद बात है कि इलेक्शन कमीशन ने कोशिश की है कि अपनी डिलिमिटेशन का जो वक्त है उसको कम से कम कर दिया जाए। 2 हफ्ते कम करना, इससे शायद ज़्यादा मुमकिन भी ना होता। तो ये अच्छा क्या, ये बहुत अच्छी बात है। इससे कुछ गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म होने में मदद मिलेगी कि इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन अहम बात यही है जिस पे वो गौर कर रहे हैं कि वो इलेक्शन का शेड्यूल अगर जारी कर दें तो लोगों को मज़ीद यकीन आएगा और फिर इलेक्शन में हिस्सा लेने वाले लोग ज़रा सीरियसली उसके लिए प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन एक और भी इम्कान है, वो ये है कि चूँकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। लास्ट टाइम जब 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए थे तो उसको उन्होंने फाइनली रिव्यू पिटीशन में रिजेक्ट कर दिया है और फिर जोर दिया है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन कराना आईनी ज़रूरत है। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते के दौरान सुप्रीम कोर्ट उसी बात को दोहराते हुए फिर इलेक्शन कमीशन को कहे कि आप 90 रोज़ में ही इलेक्शन कराएं, जिसका मतलब है कि नवंबर में इलेक्शन हो जाए। तो इस बात का इम्कान भी मौजूद है, लेकिन अगर वो ना भी हो तो बहरहाल ये जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर इलेक्शन का होना ये भी इससे बेहतर है कि ये कहीं गैर मुय्यना मुद्दत के लिए पोस्टपोन हो जाए। सर, मेरा भी अगला नुकता ये था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से अगर ये कहा जाता है कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए, तो जिस तरह से पंजाब और केपी के इंतखाबात के हवाले से हुआ था कि फैसला आ गया था लेकिन इंतखाबात नहीं हो सके थे, सुप्रीम कोर्ट अहकामात जारी कर भी देती है, तो आपको लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऐसे किसी फैसले पर अमल दरामद करेगा? चूँकि उनके पास भी एक जायज़ है, जो एक वो बहाना दे रहे हैं, हल्का बंदियों का जो एक रीज़न पेश कर रहे हैं, वो भी एक कानूनी ऑप्शन है, वो भी एक कानूनी रीज़न है। मुझे यकीन है कि इस दफ़ा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट का कोई वाज़ेह फैसला होगा तो उसे बिल्कुल तस्लीम करेगा। देखिए, लास्ट टाइम ये जहन में रखिए कि स्टैगर्ड इलेक्शन हो रहे थे। 2 असम्बलियों के इलेक्शन थे, 3 असम्बलियों के नहीं थे, 2 सूबों में केयरटेकर गवर्नमेंट थी, मरकज़ में नहीं थी। उससे बहुत खराबियां पैदा हो सकती थी और इलेक्शन कमीशन का ख्याल ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ दूसरे आर्टिकल हैं जिनकी खिलाफ वर्जी हो रही है, इसलिए उन्होंने लिया। और फिर बजट भी नहीं था, तो बजट भी इस दफ़ा मसला ये है कि बजट मंजूर हो चुका है, किताबों के अंदर छपा हुआ है, सैंक्शन हो चुका है, सिक्योरिटी के लिए कोई इशू नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस मदद देने के लिए तैयार हैं और फिर 5 असम्बलियों का इलेक्शन हो रहा है। तो कोई वजह नहीं है कि इलेक्शन कमीशन इसको इनकार कर सके। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन उसे एक्सेप्ट करेगी और उस पर अमल करेगी। सर, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से सदर से मुलाकात ना करने का जो एक ऑप्शन था, उसको उन्होंने कहा मैं मुलाकात नहीं करूंगा, लेकिन अभी भी सदर साहब का मामला जो है वो अहमियत का हामिल है। ये कहा जा रहा है कि सदर साहब अभी भी इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि सदर साहब इस मामले को मजीद पेचीदा बना सकते हैं, या फिर इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ के बाद के इलेक्शन एक्ट में जो तरामीम के बाद आप तारीख नहीं दे सकते, ये मामला अब सेटल हो गया वंस एंड फॉर ऑल? देखिए, ये अभी भी सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन है ये मामला, यानी इसको 2 तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है। एक वो जिस तरह से सदर ममलकत ने इंटरप्रेट किया है कि आर्टिकल 48 के मुताबिक अगर वो असम्बली तहलील करें तो उनको डेट देने का इख्तियार है, और दूसरी तरीके से भी जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने किया है, उनका कहना यह है कि ये जो रेजोल्यूशन है ये सदर ममलकत ने की ही नहीं, ये तो वज़ीर आज़म के कहने पे हुई है। तो इसलिए ये इख्तियार सदर ममलकत का है ही नहीं कि वो डेट दे सके। ये उसी वक्त इख्तियार होगा जब वो आर्टिकल 58(2) के तहत जब कभी वज़ीर आज़म का इंतखाब ना हो तहरीक एतमाद के बाद, तो उस वक्त वो असम्बली डिसॉल्व करें तो फिर उस पर अप्लाई होता है। तो अब ये चूंकि मामला इंटरप्रिटेशन का है तो इस बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ही को फाइनल वर्डिक्ट कर सकेगी। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन से इत्तफाक रखता हूँ कि मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन का ये कहना दुरुस्त है
कि ये सदर ममलकत ने डिसोल्यूशन नहीं की, ये तो वजीर आजम के कहने पे हुई है, इसलिए इसकी डेट सदर ममलकत नहीं दे सकते। सर वैसे तो सियासी जमातों का मैटर नहीं करना चाहिए कि कौन सी सियासी जमात इंतखाबात चाहती है, कौन सी इंतखाबात में इल्तवा चाहती है, मैटर तो ये नहीं करता। ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो कब इंतखाबात की तारीख दे, और वो आइन के अंदर जो मुतलका आइन का आर्टिकल उसको देखते हुए ही, उसकी रोशनी में ही उन्होंने तारीख देनी होती है। लेकिन सर ये बता दें कि ये मैटर कर सकता है कि चूँकि बहुत सी पार्टियाँ इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं, कुछ पार्टियाँ तैयार हैं, किसी को कबूलियत का मसला है, किसी को मकबूलियत का मसला है, ये मैटर कर सकता है पोलिटिकल पार्टीज की तैयारी होनी या ना होनी? देखिए, कोई भी सियासी जमात शायद ही ऐसी होगी जो इलेक्शन के मौके पे ना चाहे कि वो इलेक्शन में जाए। वो चाहेगी कि इलेक्शन में जाया जाए, इरिस्पेक्टिव के उसके नतायज कैसे भी हों, क्योंकि जिंदा रहने के लिए किसी सियासी जमात के लिए ज़रूरी है कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले। माजी में एक दो दफ़ा जब सियासी जमातों ने बाइकआउट किया है तो उन सियासी जमातों को इंतहाई शदीद नुकसान हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1985 का इलेक्शन तो आपके सामने है, वो उसका बहुत नुकसान हुआ। बाद में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसका एतराफ़ भी किया। तो इलेक्शन में तो सब हिस्सा लेंगे, लेकिन आइडियली स्पीकिंग जो आपका सवाल है उसके लिए मैं समझूंगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उसके जो लीडर हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, उन सबको बैठ के सोच विचार करनी चाहिए। और जो एक तनाव की वो फिजा पैदा हो गई है कि या तुम नहीं या मैं नहीं, यानी जो जनरल ज़ियाउल हक के जमाने में एक फिजा पैदा हो गई थी कि एक कब्र है और दो शख्स हैं, किसी एक को जाना है, वो फिजा नहीं पैदा होनी चाहिए। इनको बहरहाल एक सियासी जमात है या कोई गोरिल्ला वारफेयर की कोई ट्रुप नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त नजर आप राय सुन रहे थे। अहमद बिलाल महबूब साहब की सरबराह फील्ड डायरेक्ट, इनका कहना है कि इंतखाबात के बर वक्त इनेकाद के हवाले से कुछ उम्मीद तो पैदा हुई है, ताहम देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन वक्त इंतखाबात करवा सकता है या नहीं। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तानी शाहीनों ने आज भारतीय सुरमाओं के टॉप ऑर्डर को तो दबोच लिया, लेकिन बीच में उनके मिडिल ऑर्डर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, एक अच्छा टोटल तो दे दिया है, लेकिन बारिश आड़े आ गई है। लेकिन अब देखते हैं कि डीएल मेथड के तहत पाकिस्तान को कितना टारगेट मिलता है, मैच में पाकिस्तान किस तरह से आगे बढ़ता है, ओवरऑल जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी रही मैच के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। एक मुख्तसर ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सकलैन मुश्ताक साहब और मोहम्मद वसीम साहब, हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आज पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप के पहले मैच के अंदर पाकिस्तानी बॉलिंग ने तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, भारत को 266 रन पे ऑल आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद बारिश जो है वो मैच पे हावी आ गई है। इस वक्त क्या सूरत है पहले के लिए ग्राउंड के अंदर हमारे नुमाइंदे सिफ्ते एहसान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ से उनसे जानते हैं कि एक्जैक्टली क्या सिचुएशन है वहाँ पे। ये सिफ्ते एहसान, क्या बारिश रुक गई है और मैच के शुरू होने का इम्कान कोई नज़र आ रहा है फिलहाल? समर, बारिश फिलहाल 12 बरसना शुरू हो गई है। अब से कुछ देर कबल जो मनाजिर थे वो ये थे कि पिच को क्लियर कर दिया गया था, यहाँ पर आकर रोलर भी चलाया गया था पिच के ऊपर, और जो तमाम तर जो कवरिंग हुई भी थी उसको हटा दिया गया था। लेकिन एक मरतबा फिर यहाँ पर हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। अगर मैं आपको बराह रास्त मनाजिर दिखा सकूँ, मेरे पीछे पूरा मैदान जो है उसको कवर किया जा रहा है। पहले सिर्फ पिच को कवर किया गया था, अब पूरे मैदान को यहाँ पर कवर कर दिया गया है। और जो शायकीन क्रिकेट है वो इंतहाई मायूस दिखाई दे रहे हैं, और उसकी बड़ी वजह यही है कि वो मैच का इंतजार कर रहे थे कि दूसरी इनिंग्स शुरू हो पाएगी तो वो आकर बड़ा एक्साइटमेंट का इजहार कर सकेंगे। 2 मरतबा जब पहली इनिंग्स हुई उसके अंदर 2 मरतबा बारिश की वजह से इंटरप्शन हुई, लेकिन 50 ओवर पूरे मुकम्मल हुए। अब चूंकि एक मरतबा दोबारा से यहाँ पर बारिश शुरू हो गई है तो उसकी वजह से पिच को और साथ मैदान को भी ढक दिया गया। इससे कबल भारतीय टीम यहाँ पर आई, उसने वार्म अप भी किया और उन्होंने पिच का जायजा लिया, साथ ही साथ अंपायर्स यहाँ पर आए, उनकी जानिब से पिच का जायजा लिया गया। लेकिन उन्होंने क्या फोरकास्ट किया आगे बारिश के चांसेस कितने हैं मजीद? समर, यहाँ पर बारिश जो है वो इसी तरह से होती है कैंडी में, क्योंकि इवन पूरे श्रीलंका के अंदर इस वक्त मानसून का सीजन जो है वो इस वक्त जारी है और उसमें कहीं ना कहीं जो बारिश अब चल रहा है उसका सिलसिला शुरू हो गया है। ये इस तरह रात गए इस तरह से बरसती रहती है, सुबह के औकात में भी यहाँ हल्की बारिश रहती है, दोपहर में थोड़ा सा बेहतर हो जाता है और रात के औकात में इस तरह का मौसम यहाँ पर रहता है। तो इस वक्त जो बारिश है वो गालिब आ चुकी है इस मैच के ऊपर और अब ये लगता है कि डकवर्थ जो इस मैच में जो है बहुत शुक्रिया। आपने ज्वाइन किया श्रीलंका से, आप अपडेट कर रहे थे कैंडी से, पहले के लिए ग्राउंड से सकलैन भाई ने हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियो में और मोहम्मद वसीम भी मौजूद है हमारे साथ। सकी भाई, डीएल तो अब लग ही जाएगा, आप क्या समझते हैं आप? बारिश ने तो सारा मज़ा मैच का ख़राब कर दिया है, लेकिन लग रहा है जिस तरह का हम देख रहे हैं कि पहले भी बारिश 2 मरतबा आई लेकिन मैच हो गया था।
अगर शॉर्ट होते हैं ओवर्स, हमारी विकेटें तो 10 पूरी रहेंगी, उसी एवरेज के साथ ओवर्स को कम किया जाएगा, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा ये। आई थिंक पाकिस्तान को फेवर तो मिलेगा इसमें। आई थिंक जितना शॉर्ट गेम होगा पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा। देखते हैं अब डीएल आता क्या है, उसमें क्या चीज़ें आ रही हैं, कब तक मैच होता है। वैसे तो श्रीलंका में जब बारिश होती है ना तो ये बहुत लंबी चौड़ी चलती है बारिश, कहीं बोरिंग दिन ना हो जाए आज का, हाँ कहीं बोरिंग ना हो जाए ये काम। खतरा मौजूद है इस बात का, क्यों सिम भाई? हाँ ऐसा ही है। अब डीएल का अगर हम देखते हैं जी कि जो मतलब अभी एक आ गया हमारे सामने कि ऑब्वियसली अब इस मौके पे तो लग रहा है कि 10 से 15 तो डेफिनेटली हम लूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी। तो फर्दर इस पे देखते हैं तो ऑब्वियसली मिनिमम 20 ओवर्स तक तो मैच हो सकता है। जो 20 ओवर्स का टारगेट जो सामने आ रहा है 155, जो कि T20 क्रिकेट को देखते हुए, हमारे प्लेयर्स की कैपेसिटी को देखते हुए तो हमारे लिए आसानी होगी कि मैच इतना छोटा होता है। तो लास्ट तो यही उम्मीद है जी कि चले बारिश 1 घंटा अगर और डिले भी हो जाता है मैच, तो 20 ओवर का अगर मैच होता है तो 155 रन का टारगेट सूट करेगा हमें। 50 ओवर्स के मैच में मिनिमम, जरा हमारे नाज़रीन के लिए भी बता दें कि मिनिमम अगर 20 ओवर्स होने ज़रूरी हैं। जी 20 ओवर्स होना ज़रूरी है। और ये तो 155 तो सुरेंद्र भाई मुनासिब टारगेट होगा हमारे लिए। ये इन्होंने मेरा हाल है, तो वैसे भी T20 स्पेशलिस्ट बने हैं, 155 इन्होंने चेज किया हुआ है, तो शुडंट बी प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान। 10 विकेटों पे कितना किया था हमने? 152 था शायद, आई थिंक सो, शारजा में। बट शारजा की कंडीशन इस कंडीशन में थोड़ा फ़र्क है। शारजा में थोड़ा सा इट वाज अ बिट ट्रू पिच, यहाँ पे थोड़ा सा अर्ली ऑन, हाँ यहाँ पे अर्ली ऑन थोड़ी सी स्विंग है, थोड़ा सा डैम्पनेस बारिश की वजह से, आयरनों के पानी, ऑब्वियसली कवर तो बहुत ही अच्छे है, कोई जाएगा नहीं, बट थोड़ा बहुत वेदर की वजह से पिच का विकेट भी थोड़ी सी जरा बिल्कुल उसका बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा। कोई बॉल नीचे रह रहा है, कोई बॉल बहुत ऊपर आ रहा है, एकदम से बाउंस। नया बॉल हमने देखा था कि नया बॉल स्विंग हुआ है, सीम भी हुआ है, और सीम थोड़ा सा आखिर में भी हमने देखा है कि नसीम का बॉल सीम पे जब पड़ रहा था वो स्विंग हो रहा था, लेकिन स्विंग हमने देखा मिडिल ओवर्स में स्पेशली के थोड़ा फेवरेबल हो गया था बैटिंग के लिए। दैट्स व्हाट वी होपिंग फॉर पाकिस्तान कि अगर हम नया बॉल अच्छा सर्वाइव कर लेते हैं, उसमें एक डिसेंट हम अच्छा आगाज़ मिल जाता है, तो बाद में इतनी हमें मुश्किल नज़र नहीं आ रही थी। तो आई थिंक एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इंडिया मैच फॉरगेट के ऊपर क्या हो रहा है या पिच कैसी है, जो प्रेशर को हैंडल बेहतर तरीके से करेगा मैच वही लेगा। थोड़ा सा तज्जिया ओवरऑल टीम सिलेक्शन के ऊपर, टॉस तो चले हमारे फेवर में नहीं गया, लेकिन टीम सिलेक्शन जो हमने प्लेइंग 11 खिलाई कंडीशन के मुताबिक वो ठीक थी, चूँकि हमने स्पिनर्स 2 खिलाए आज 3 पेसर्स के साथ। पेसर्स ने अपने 27 ओवर्स में 129 रन दे के 10 विकेटें हासिल की, जबकि स्पिनर्स जो हैं वो 21 ओवर्स में 133 रन दिए कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। पेटे स्पिनर्स हमारे वहाँ देखें, ये हमने पहले भी एक बात की थी और ये मैं तो खैर काफ़ी अरसे से बात कर रहा हूँ जब ये हेड कोच होते थे कि हमारी स्ट्रेटजी इवन एशिया के अंदर भी 4 फास्ट बॉलर्स वाली होनी चाहिए, क्योंकि वो ये ब्लेस्ड कि हमारा वसीम जूनियर जो बाहर बैठा हुआ है उसने रिसेंटली में मैचेस जिताए हुए हैं, उसकी परफॉर्मेंस इतनी है। और दूसरा अगर हम स्टैट्स उठा के देखते हैं कि इंडिया के अगेंस्ट हमारी जो बॉलिंग की स्पिन बॉलिंग की एवरेज है वो कोई 65 के करीब है, जो सीमर्स हैं फास्ट बॉलर्स की है वो 31 के करीब है। आज भी हमने देखना तो रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, एशिया में कभी इससे पहले नहीं हुआ कि 10 की 10 विकेटें आपके फास्ट बॉलर्स ने। किसको बिठाते हैं इसमें से? नहीं, आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, या आप नवाज को देखते हैं या फिर आप आगा सलमान को देखते हैं कि ठीक है हमारी बैटिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन आपके पास 4 फास्ट बॉलर्स की लग्जरी मौजूद होगी, जो कि इंडिया के पास अब मौजूद है। जब भी मैच स्टार्ट होता है लंबी बैटिंग भी तो आपको चाहिए, डेप्थ बैटिंग। नहीं, बैटिंग फिर देखते हैं तो हमारी बैटिंग काफ़ी लंबी वैसे ही हो जाती है जब शादाब और नवाज आपके पास मौजूद हैं। उसके बाद हमारी जो टेल भी हमारी इतनी बुरी नहीं रही है कि शाहीन कैन बैट, आप नसीम को हमने देखा वो बैटिंग कर सकते हैं। तो इन कंडीशंस के अंदर 50 ओवर में आई थिंक 4 फास्ट बॉलर्स आगे आने वाले मैचेस में फाइनल के लिए इंडिया से जब होगा कि 4 फास्ट बॉलर्स। सकी भाई आप क्या कहते हैं कि प्लेइंग 11 ठीक थी, बॉलिंग अटैक जो हमारा था ठीक था, कॉम्बिनेशन 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स? देखें 4 पेसर होने चाहिए थे। ये हो सकता है ऐसे। हमने ऑस्ट्रेलिया में हमने किया था, पहला मैच हमारा इंडिया के खिलाफ हुआ था तो हमारे 3 फास्ट बॉलर थे, उसके बाद हमने अगले सारे मैचेस में 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हम लोग, और ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम ऐसा नहीं कर सकते। मोहम्मद नवाज हमें सबसे महंगे पड़े, 8 ओवर में 55 रन दिए 6.87 की औसत से। उनकी रिप्लेसमेंट वैसे हो सकती थी, उनकी जगह पे अगर डाल देते मोहम्मद वसीम जूनियर को तो वो शायद एक अच्छी ऑप्शन हो सकती थी। देखिए इसमें जैसे जैसे कह रहा है कि ऐसा हो सकता है, बट बाज़ ऐसा होता है जब आप टीम के अंदर होते हैं ना तो आप देखते हैं कि जो लड़के हैं उनका कैरेक्टर, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी प्रेपरेशन, उनकी स्किल्स, सारी चीज़ें जो हैं वो आप टिक मार्क कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि सारी चीज़ें ठीक हैं। जब वो सारी चीज़ें कंडीशन भी तो होती है, सिचुएशन कंडीशन क्या बन रही है, ओवरकास्ट कंडीशन है और हम उसमें लेके जा रहे हैं, कोई शक नहीं है। आप इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि वेदर क्या है, बट वैसे अगर देखा जाए तो
4 फास्ट बॉलर भी लेके जा सकते हैं, बट आपने एक टीम सिलेक्ट कर ली और ये टीम अब अंदर आ गई है। अगर आप टेक्निकली थोड़े से शातिर हो जाएं, थोड़े से शार्प हो जाएं और इन 3 फास्ट बॉलर्स को किस तरीके से यूटिलाइज करना है, आई थिंक बीच में थोड़ा सा कैप्टनसी का थोड़ा सा हमें फ्लॉ नजर आया कि हमने मुसलसल बीच में जब विकेटें गिर रही थी वहां हमने शाहीन के 5 ओवर के बाद शाहीन को हमने रोक लिया और हमने स्पिनर दोनों एंड से स्पिनर्स हमने लगा दिए। नसीम के आखिर में 5 ओवर नहीं होने चाहिए थे, आखिर में 3 होते, उसका 1 ओवर रह गया, 3 एंड में होते, 2 बीच में करता। और एक फॉर्मूला जो है हम लोग करते थे, हम लोग डिस्कस भी करते थे और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करते थे कि अगर 50 ओवर हैं तो 25 ओवर इधर हैं, 25 ओवर इधर हैं, दोनों एंड से 25-25 ओवर हो जाए, तो एक एंड पूरा जो है वो अटैक चलता ही रहे। ठीक, जब स्टार्टिंग होती है तो नए गेंद के साथ दोनों एंड से अटैक होगा, ये 25 ओवर में पूरा अटैक चलता चला जाएगा, बीच में आप स्पिनर्स को इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद फिर आप अटैक पे चले जाएंगे। प्रॉब्ली 70 to 75% आप अटैक करें अपने जो 50 ओवर्स हैं, 25% जो है वो ओवर्स निकालने की कोशिश करते हैं। आई थिंक ये बैलेंस थोड़ा सा खराब मुझे नजर आया। जो स्टार्ट था हमारा, जिस तरह हमने ऊपर से 3-4 उड़ा दिए थे उनके बड़े कम टोटल के ऊपर, और फिर उसके बाद इनिंग्स बिल्ड की आके ईशान किशन ने और जो उनके बैट्समैन हैं, ऑलराउंडर हैं पांड्या ने, मौका हमने दिया। गलती हमसे हुई वहाँ पे कि जब हमने दोनों एंड से स्पिनर्स को लगा दिया और वो विकेट उनका बॉल टर्न भी नहीं हो रहा, पड़ भी सही नहीं रहा, ग्रिप भी सही नहीं हो रहा उनसे, लेकिन फिर भी हम लगाए जा रहे हैं। हम एक एंड से अगर फास्ट बॉलर रहता, साथ से हम स्पिनर को और शाहीन को हमें 5 के बजाय 7 अगर हम पहले स्पेल में करवाते, बड़ा अच्छा बॉल पड़ा था, विकेट ले रहा था वो। लेकिन ये पास में भी हमने देखा है कि 1-2 दफ़ा ऐसी सिचुएशंस में हमने दूसरी टीम को अलाउ किया है, जो कि आज भी हमने अलाउ किया है कि एविडेंस आपके सामने था कि आपकी 4 विकेटें आपने हासिल कर ली अर्ली ऑन, और वो बैट्समैन जिनके ऊपर हमारा फोकस था कि बड़ी विकेटें अगर हम कोहली को जल्दी आउट कर लेते हैं तो हम रैप अप कर ले इस इनिंग्स को। लेकिन जो माइंडसेट नजर आया 50 ओवर वाला नजर आया हमें, ये नहीं कि 30-35 ओवर में इनको आउट करने जाना है। आखिर में सर कमेंट एक शाहीन शाह अफरीदी के लिए, क्या कमाल बॉलिंग थी आज। नहीं देखें, शाहीन शाह से रोहित और कोहली की मतलब बड़ी स्टैंडर्ड हाई सेट कर दिया है कि आप भी मैच हम इकट्ठे यहाँ पे देख रहे थे कि उसके पहले ओवर में या दूसरे ओवर में विकेट नहीं गिरी तो हम सारे सरप्राइज कि ये क्या हो गया, ये तो नहीं हो सकता। शाहीन को तो विकेट लेनी थी, लेकिन वो ब्रेक हुआ, वापस आया, जब नए सिरे से स्टार्ट किया और क्या कमाल का उसने सेटअप किया। हमने देखा जब रोहित को आउट किया और उसके बाद कोहली की विकेट ली, परफेक्शन दोनों चीजें दिखाई हैं। एग्रेशन उसका है ही है और उसकी परफेक्शन भी दिखाई, यानी उसी तरह उसने जो है गेंद अंदर लेके आया है, रोहित को भी और विराट को भी। एग्रेशन, रोहित ने थोड़ा अपना स्टांस थोड़ा सा चेंज किया था, थोड़ा सा विकेट छोड़ के थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था कि बॉल शायद बल्ले पे आएगी, लेकिन फिर भी जितना मर्जी चेंज कर ले, शाहीन ने अपना जो ज़हन बनाया वो चेंज नहीं करेगा। उसका अटैक करना और उसका अर्ली विकेट लेना, समझ लें कि उसकी एक भूख है, डिजायर है, वो पूरी करते ही। बहुत शुक्रिया सकी भाई आपका और भाई आपने ज्वाइन किया हमें शो के अंदर। नाज़रीन, ख्वाहिश तो यही है कि बारिश रुक जाए और पाकिस्तान जो जीत की तरफ गामजन था मैच के अंदर, वो जीत हर सूरत में आज के मैच में हमें हासिल हो। इसी ख्वाहिश के साथ, इसी दुआ के साथ आज की शो में इतना ही, आपसे इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।